हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए ज्योग्राफी का एक चैप्टर लेके आए हैं। जैसे आपने हमारे पिछले वीडियो में हिस्ट्री के देखे होंगे वीडियोस, जिसके अंदर हमने बालाजी बाजीराव को पढ़ा था और और उस एक मराठा और राजपूतों की एक किताब के ऊपर पढ़ा था। उसके से हमने काल भोज के बारे में पढ़ा था। तो आज हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे वायुमंडल का संगठन एवं उसकी संरचना कैसे हुई। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है आपकी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तरीके से, और आपकी कॉलेजों के एग्ज़ाम में से, और भी बहुत सारी जगह पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो आइए बिना किसी देर के इसको शुरू कर। वायुमंडल का जो संगठन है, यानी कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वो कैसे हुआ। पृथ्वी के चारों तरफ कई 100 से 1000 किलोमीटर की मोटाई में व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। यानी कि जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ क्या है, गैस का आवरण है। कितना है, 100 से 1000 किलोमीटर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वायुमंडल। अब इसके क्या है, 3 पार्ट्स है, एक गैस है, एक जल वाष्प और एक एयरोसोल। जल आप गैस पता है आपको, और फिर गैस का क्या, जल वाष्प यानी भाप बन के उड़ जाती है। फिर एरोसोल ही वाष्प का एक दूसरा नाम है। तो हम उसके बारे में भी अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम गैस के बारे में पढ़ते हैं। गैस में भी 2 प्रकार होते हैं, एक स्थिर या स्थायी गैस और या फिर परिवर्तनशील गैस। स्थिर स्थायी गैस वह गैस होती है जिसके अंदर गैसें स्थिर रहती है, और परिवर्तनशील गैस यानी जब हवा बदलते रहती है, मतलब कभी वो स्थिर नहीं रहती। स्थिर स्थायी गैस कौन सी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। नाइट्रोजन भी चाहिए, ऑक्सीजन भी अपन को जीने के लिए, आर्गन भी चाहिए। अब परिवर्तनशील में कार्बन डाइऑक्साइड आती है, हाइड्रोजन आता है, हीलियम आता है, नियोन आता है, जीनोन आता है, क्रिप्टॉन आता है, मेथेन आता है, ओजोन आता है। इधर अपन मेन देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हीलियम, ये अपन ने नाम सुने, और ये मेथेन गैस और ओजोन के भी नाम सुने हुए। तो वो जो है परिवर्तनशील गैस है। जो स्थिर स्थायी गैस है वो खाली 3 ही है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। अभी जो नाइट्रोजन है ये अपने वायुमंडल में का खाली 78.1% ही है, और जो ऑक्सीजन है वो है 20.9%। और आर्गन कितना है वो आप हमें कमेंट्स में लिख के बताइएगा। ठीक है, वायुमंडलीय गैसों में नाइट्रोजन का सर्वाधिक प्रतिशत होता है। किसका अधिक, नाइट्रोजन का जो अपने वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत होता है। जैसे कि हमने आपको बताया 78.1%, यानी कि आप उसको मान सकते हैं 79%। किंतु यह सक्रिय गैस नहीं है, किंतु यह स्थायी गैस नहीं है। नाइट्रोजन सभी जीवों के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन सभी के लिए आवश्यक है क्योंकि यह प्रोटीन निर्माण में सहायक है। क्योंकि ये प्रोटीन निर्माण में सहायक है, और पौधे वायुमंडल से सीधे ही नाइट्रोजन ग्रहण नहीं कर सकते। नाइट्रोजन यानी N2, जिसको हम साइंस के भाषा में बोलते हैं, ग्रहण नहीं कर सकते, सीधे ग्रहण नहीं कर सकते। फिर पौधे जो है नाइट्रोजन को यौगिक के रूप में यौगिक मतलब 2 रूपों में यूज करके फिर नाइट्रोजन को अपने काम में लेते हैं। फिर उन्हें गोबर की खाद या रासायनिक खाद से प्राप्त होते हैं। ठीक है, या फिर उसको रासायनिक खाद या गोबर की खाद से प्राप्त होते हैं वो। फिर ऑक्सीजन अत्यधिक सक्रिय गैस है। ऑक्सीजन अत्यधिक गैस सक्रिय गैस है, यानी स्थायी गैस है। यह जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक है, यह जीने के लिए आवश्यक है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के निर्माण में इसकी अहम भूमिका है। कार्बोहाइड्रेट और जो वसा है इसके निर्माण में इसकी अहम भूमिका है। ये जो जीवों के श्वसन में तो ये आवश्यक है ही, पर ये जो कार्बोहाइड्रेट और जो वसा है, इसके जो जीवों को निर्माण करने की क्षमता है वो उसमें बहुत महत्वपूर्ण है इसकी। और ऑर्गेनिक अक्रिय गैस है, यानी कि सक्रिय नहीं है, बिल्कुल नाम मात्र है। और वो कितनी है आप बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दूसरी है परिवर्तनशील गैस, यानी जो बार बार बदलती रहती। CO2
यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रमुख परिवर्तनशील गैस है। ये वायुमंडल में कितनी 0.033% है, कितनी 0.03%। फिर ये जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक है। प्रकाश संश्लेषण आप जानते हैं कि ये पौधों पे इसकी जब धूप पड़ती है, फिर वो धूप पड़ती है तो पौधे क्या है एकदम से खिलने लग जाते हैं। ठीक है, खिलते फिर वो ऑक्सीजन अपन को देते, रात को वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते पौधे। तो इसीलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। और कितना है 0.03% प्रकाश। इसलिए इसको प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। इसकी सहायता से पौधे भोजन बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, जिससे हरित गृह में प्रवाह वृद्धि होती है। यानी कि उसको क्या बोलेंगे अपन, ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को तो हम बचा रहे हैं, लेकिन जो ग्रीन हाउस का जो इफेक्ट है ना, वो ज़्यादा हो रहा है। वो अधिक, कोई चीज़ हद से ज़्यादा हो जाती है ना, फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। फिर हद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए फिर ओजोन का जो विज्ञान में उसको क्या बोलते हैं, साइन जो होता है वो होता है O3। ओजोन का क्या होता है O3, और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2। ठीक है, ये एक जीवन रक्षक गैस है। ये अपने हॉस्पिटलों में दिखते हैं कि इसका ये ज़्यादा यूज़ होता है ओजोन गैस का, क्योंकि ये रक्षक गैस है। क्योंकि यह सूर्य के से अपने आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, ऐसे तो हॉस्पिटलों में भी मिलती है, लेकिन बहुत ही कम जगह पे देखने को मिलती है। लेकिन क्या ओजोन गैस जो है ना, मुख्य रूप से अपने जो ऊपर जो पराबैंगनी जो किरणें होती है हानिकारक, वो ऊपर से जब नीचे आती है उसको बचाने के लिए होता है। पराबैंगनी जो किरणें आती है हानिकारक, उसको अवशोषित कर लेती है, और जिसको पृथ्वी पर आने नहीं देती। अगर वो पृथ्वी पर आएगी तो फिर वो अपने लिए हानिकारक होगा। जैसे हीलियम हो गया, नियोन हो गया, जीनोन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, सभी अक्रिय गैस है तथा वायुमंडल में अल्प मात्रा में पाई जाती है। हीलियम का क्या है He, नियोन का Ne, जीनोन का Xc, क्रिप्टॉन का Kr, ये सभी अक्रिय गैस है। ठीक है, ये बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है। और फिर दूसरा है जल वाष्प। यह वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसके कारण संघनन एक वर्षा के विभिन्न रूप एवं प्रकार संभव हो पाते हैं। इसके भी अलग अलग प्रकार है, जैसे कि कोहरा हो गया, ओस हो गया, पाल हो गया, ओलावृष्टि हो गया, हिमपात हो गया, और जल वर्षा हो गई। वास्तव में जल वर्षा जल का गैसीय रूप है। जल वाष्प जो है वो गैस का एक ही रूप है, गैस का ही रूप है। फिर जो वायुमंडल में जो जल वाष्प की मात्रा कम ज़्यादा होती रहती है, ठीक है, कैसे वो भाप के रूप में ऊपर जाती है, नीचे जाती है, वही। फिर वायुमंडल जल वाष्प का 90% भाग पृथ्वी के 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। कितने? 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए। फिर है अंतिम एरोसोल। एरोसोल में क्या है? वायुमंडल में निलंबित कणीय पदार्थों SPM तथा तरल बूंदों को सम्मिलित रूप से एरोसोल कहा जाता है। वायुमंडल में निलंबित कणीय पदार्थों तथा तरल बूंदों को सम्मिलित रूप से एरोसोल कहा जाता है। समझ के? SPM जो निलंबित पास में जो कण होते हैं उसके तरल बूंदों को क्या बोलते हैं? एरोसोल। जैसे ज्वालामुखी विस्फोट से निकली धूल व राख के कण, खेत से उड़े धूल के कण, रेगिस्तान में उड़े रेत कण एवं उद्योग से निकला धुआं। नहीं क्या? ज्वालामुखी जो विस्फोट से जो धुआं निकलता है उसके राख के कण, और खेत की जो धूल के कण होते हैं वो, और रेगिस्तान के उड़े रेत कण एवं उद्योग से निकला हुआ धुआं, ये एक एरोसोल का उदाहरण है। ठीक है, तो ऐसे अगर आपको एरोसोल के बारे में और जानना और भी आपको उदाहरण पता हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एरोसोल, जल वाष्प और अपने स्थिर स्थायी गैस और परिवर्तनशील गैस के बारे में पढ़ा। ठीक है, जिसका जो गैस के 2 प्रकार है। फिर हमने पढ़ा वायुमंडल के 3 आधारभूत तत्व है, गैस, जल वाष्प, एरोसोल। ठीक है, हमने ये, और वायुमंडल का संगठन कैसे हुआ? पृथ्वी के चारों तरफ कई 100 से 1000 किलोमीटर की मोटाई में व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है।